हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं नवजोत वर्मा और आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसमें हम देखेंगे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। हम इंट्रोडक्शन कवर करेंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 का। हम देखेंगे कि आरटीआई के अंतर्गत किस तरह की इन्फॉर्मेशन को प्राप्त किया जा सकता है। आरटीआई एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। आरटीआई एक्ट के कौन से प्रोविजंस इम्पॉर्टेंट हैं। आरटीआई एक्ट सिग्निफिकेंट क्यों है और इसमें क्या रीसेंट अमेंडमेंट्स किए गए हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन को एक फंडामेंटल राइट माना गया है अंडर आर्टिकल 19(1). 1976 के राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बताया था कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है उसे फंडामेंटल राइट की तरह ट्रीट किया जाएगा अंडर आर्टिकल 19। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर यह कहना था कि इंडियन डेमोक्रेसी में लोग मास्टर्स हैं और उनको बिल्कुल अधिकार है कि वो जाने कि गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रही है। इसके बाद गवर्नमेंट के द्वारा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 इनेक्ट किया गया, जिसने इस मशीनरी को प्रोवाइड किया कि इस फंडामेंटल राइट को किस तरह से एक्सरसाइज किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 क्या कहता है। ये जो एक्ट है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्ट्स में से एक है। ये एक सामान्य नागरिक को एम्पावर करता है कि वो सरकार पे सवाल उठा सके। इस एक्ट को सिटीजन्स और मीडिया के द्वारा इस्तेमाल किया गया करप्शन को, प्रोग्रेस ऑफ गवर्नमेंट को, एक्सपेंसेस को अनकवर करने के लिए। सरकार के द्वारा क्या करप्शन किया जा रहा है, सरकार जो काम कर रही है वो काम कहाँ तक पहुँचा है, हमारा पैसा कितना खर्च हो रहा है और कहाँ पर खर्च हो रहा है। इस एक्ट के आने के बाद गवर्नमेंट के हर एक एक्शन को अनकवर किया गया सिटीजन्स के द्वारा भी और मीडिया के द्वारा भी। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का जो प्राइमरी गोल है वो है सिटीजन्स को एम्पावर करना, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाना और गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है उसको ओपन में सबके सामने रखना, करप्शन को कॉम्बैट करना और हमारी डेमोक्रेसी को पूरी तरह से लोगों के लिए बनाना। इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी सरकार अपना काम सही तरह से करती है। ये जो एक्ट है ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है सरकार को अकाउंटेबल बनाने के लिए। जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं, एजेंसीज़ हैं जो कि ओन की जाती है या फिर कंट्रोल की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, ये सारी ही ऑर्गेनाइजेशन इस एक्ट के अंडर आती हैं। एक्ट इस बात को मैंडेटरी बनाता है कि जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं यूनियन गवर्नमेंट की या फिर स्टेट गवर्नमेंट की, जब भी सिटीजन्स के द्वारा कोई रिक्वेस्ट की जाएगी तो इन्हें टाइम पर रिस्पॉन्स करना है। अगर सिटीजन्स इनके सामने कोई भी रिक्वेस्ट रखते हैं तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जल्द से जल्द उन्हें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। एक्ट के द्वारा पेनल्टीज़ को भी बताया गया है कि अगर जो अथॉरिटीज़ हैं वो सिटीजन्स के सवालों का जवाब देने में देरी करते हैं तो यहाँ पर कुछ पेनल्टीज़ को बताया गया है। अब सवाल ये आता है कि आप किस टाइप की इन्फॉर्मेशन को रिक्वेस्ट कर सकते हो आरटीआई से। सिटीजन्स वो हर एक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ से जो कि गवर्नमेंट डिस्क्लोज करती है पार्लियामेंट के सामने। तो जो बातें सरकार पार्लियामेंट के सामने रख सकती है वो सभी बातों को आरटीआई के द्वारा पूछा जा सकता है। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि इंडिया की सॉवरेनिटी या फिर इंटीग्रिटी को हार्म कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है, ऐसी बातों को एग्जेम्प्ट किया गया है आरटीआई से। आप ऐसे सवाल नहीं पूछ सकते हो। जब सवाल आता है इंटरनल सिक्योरिटी का, हमारे जो रिलेशंस हैं फॉरेन कंट्रीज़ के साथ में, इन बातों का, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का और कैबिनेट डिस्कशंस का, तो इन सभी चीज़ों को एग्जेम्प्ट किया गया है आरटीआई से। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि सिटीजन्स को एम्पावर किया जाए कि वो सरकार पर सवाल उठा सकें। ये जो एक्ट है ये प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी को और अकाउंटेबिलिटी को जब बात आती है गवर्नमेंट के वर्किंग सिस्टम की। ये एक्ट इस बात को भी इनेबल करता है कि करप्शन को रोका जा सके और गवर्नमेंट बेटर वे में लोगों के लिए काम कर सके। ये एक्ट इस बात को भी बताता है कि जो सिटीजन्स हों हमारे वो वेल इन्फॉर्म्ड हों और गवर्नमेंट के एक्शंस को विजिलेट करें। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविजंस कौन से हैं? सेक्शन 2H, इस सेक्शन में पब्लिक अथॉरिटीज़ को डिफाइन किया गया है। पब्लिक अथॉरिटीज़ मतलब वो हर एक अथॉरिटी और वो सभी बॉडीज़ जो कि यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज़ के अंतर्गत आती हैं। ऐसी सिविल सोसाइटीज़ जो कि सब्सटेंशियली फंडेड हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली पब्लिक फंड्स के द्वारा, तो ये भी आरटीआई के एम्बिट में आएंगी। सेक्शन 4(1)B बताता है
कि गवर्नमेंट को मेंटेन करना होगा और डिस्क्लोज करना होगा इंफॉर्मेशन को, और ऐसा करने में सरकार देरी नहीं कर सकती है। सेक्शन 6 एक सिंपल प्रोसीजर को बताता है जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन को प्राप्त किया जा सकता है। सेक्शन 7 टाइम लिमिट को बताता है कि इंफॉर्मेशन को कितनी टाइम लिमिट के अंदर अंदर प्रोवाइड करना होगा। सेक्शन 8 बताता है कि सिर्फ कुछ ही चीज़ें ऐसी होंगी जिन्हें डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, बाकी सभी बातों को डिस्क्लोज करना चाहिए। सेक्शन 8(1) बताता है कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि आप आरटीआई में नहीं पूछ सकते हो। सेक्शन 8 सबसेक्शन 2 इस बात को बताता है कि भले ही अगर जो इन्फॉर्मेशन है वो एग्जेम्प्टेड है और उसे नहीं बताया जाना चाहिए, पर अगर काफ़ी सारे लोगों का इंटरेस्ट इसमें है तो ऐसी बात को कब डिस्क्लोज किया जा सकता है। सेक्शन 19 टू टायर मैकेनिज्म फॉर अपील के बारे में बात करता है। सेक्शन 20 पेनल्टीज के बारे में बात करता है। अगर इन्फॉर्मेशन को टाइम पे नहीं प्रोवाइड किया जाता है, अगर गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, अगर अधूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, या फिर मिसलीडिंग या फिर डिस्टॉर्टेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, तो यहाँ पर पेनल्टी का प्रावधान है। सेक्शन 23 के द्वारा लोअर कोर्ट्स को बार किया जाता है कि वो सूट्स और एप्लीकेशंस नहीं ले सकते। यहाँ पर लोअर कोर्ट्स को तो रोक दिया गया है कि वो सूट्स या फिर एप्लीकेशंस को एंटरटेन नहीं कर सकते, पर जो सुप्रीम कोर्ट के सामने रिट फाइल की जा सकती है अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट के समक्ष जो बात रखी जा सकती है अंडर आर्टिकल 226, इस पर इस बात का कोई भी अफेक्ट नहीं है। अब हमारे लिए आरटीआई क्यों इम्पोर्टेंट है? आरटीआई एक्ट 2005 सिटीजन्स को एम्पावर करता है, जिससे गवर्नमेंट के द्वारा जो पावर को अब्यूज़ किया जाता है उसे रोका जा सकता है। जो सेंट्रल और स्टेट लेवल की इंफॉर्मेशन कमीशन है उसके द्वारा ऐसी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाता है। आरटीआई के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो सिटीजन्स के इंटरेस्ट में ही है और ये ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखती है। जो इन्फॉर्मेशन है जब से ऑब्टेन किया जाता है तो ये ना सिर्फ गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाती है पर पूरे सोसाइटी के इंटरेस्ट में है। हर साल अंदाजन 6 मिलियन एप्लीकेशंस फाइल की जाती हैं आरटीआई एक्ट के अंतर्गत। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाला लेजिस्लेशन है। ये ना सिर्फ गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाता है पर जो हाईएस्ट ऑफिसर्स हैं उन पर भी यहाँ पर सवाल उठाने का अधिकार देता है। आरटीआई एक्ट का इस्तेमाल करके लोग ऐसी इन्फॉर्मेशन को भी पता कर सकते हैं जो कि सरकार कभी नहीं चाहेगी कि आपको पता पड़े, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन उनके करप्शन को, ह्यूमन राइट्स वायलेशन को और रॉन्ग डूइंग्स को एक्सपोज कर सकती है। अब ये देखते हैं कि आरटीआई में रीसेंट अमेंडमेंट्स क्या आए हैं। आरटीआई अमेंडमेंट बिल 2013 के द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज़ को पब्लिक अथॉरिटीज़ के एम्बिट से बाहर कर दिया गया है, तो अब आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में जानकारी नहीं ले सकते हो। 2017 का जो ड्राफ्ट प्रोविज़न है वो इस बारे में बताता है कि अगर जिस व्यक्ति ने केस को शुरू किया था, अगर उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो केस को बंद कर दिया जाएगा। स्वाभाविक सी बात है कि अगर कोई ऐसी बात है जो कि कोई व्यक्ति बाहर लाना चाह रहा है और उसकी डेथ हो जाती है और वो केस बंद हो जाता है, तो आगे अगर कोई और व्यक्ति भी ऐसी कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को बाहर लाना चाहेगा तो उसकी भी हत्या करने की कोशिश की जाएगी। जो प्रपोज्ड आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2018 है वो सेंटर को एम्पावर करता है कि वो टेन्योर को और सैलरी को फिक्स करे स्टेट और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की। ये मूव ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस को डाइल्यूट कर सकती है जो कि अभी सीआईसी के पास में है। हम ये कहकर कंक्लूड कर सकते हैं कि आरटीआई एक्ट जितना ज़्यादा हेल्पफुल दिखाई देता है और जितना ये प्रोसेस को ईजी और सिंपल बताता है, हकीकत में ऐसा है नहीं। हमारी रिकॉर्ड कीपिंग मशीनरी बहुत ख़राब है। हमारे पास में आज भी इतने स्टाफिंग नहीं है कि वो इन कमीशंस को रन कर सके, और जो कि हमारा विसल ब्लोअर्स एक्ट कमज़ोर है तो वो आरटीआई लॉ को भी कमज़ोर बनाता है।